वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं फिर आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर लेके आया हूँ। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आज हम कार्नोट साइकिल की बात करने वाले हैं। और कार्नोट साइकिल के साथ साथ हम कार्नोट थ्योरम को भी देखने वाले हैं कि कार्नोट थ्योरम क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले हम देखेंगे कार्नोट साइकिल क्या होती है। तो साइकिल को जानने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं कार्नोट साइकिल के बारे में जो मैं आपको बता देता हूँ। तो इट इज़ अ फर्स्ट साइकिल, मतलब जहाँ अगर आप ये देख रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक साइकिल्स का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, तो वो जो इवोल्यूशन हुआ वो कार्नोट से ही हुआ। कार्नोट साइकिल का नाम कार्नोट इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो साइकिल थी जिन्होंने दी थी उनका नाम क्या था, कार्नोट था। ठीक है, उनका नाम क्या था, कार्नोट था। ठीक है, क्या नाम था उनका, कार्नोट था। ठीक है, तो जो ये साइकिल दी ये अराउंड आपका फ्रेंच साइंटिस्ट थे हमारे कार्नोट। ठीक है, 1824 में। ठीक है, 1824 के अराउंड कार्नोट, इनका नाम था कार्नोट। ठीक है, इन्होंने एक साइकिल प्रपोज की, ठीक है, जिसे हाइपोथेटिकल साइकिल भी बोला जाता है और मोस्ट एफिशिएंट साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, 1824 में इन्होंने दिया था इसको। और ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच में इन्वेंट किया। ठीक है, तो ये फ्रेंच साइंटिस्ट है कार्नोट। तो इन्होंने 1824 में ये साइकिल दी। ठीक है, और ये साइकिल को अभी तक जितनी भी साइकिल हमारी प्रेजेंट हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, स्ट्रेलिंग साइकिल, वो सारी की सारी साइकिल्स इन्हीं में से इन्वेंट की हैं। इनके किसी भी दो प्रोसेस को लेके उसमें कुछ एडअप करके तो यहीं से जनरेट हुई है। तो ये इट इज़ अ जनरेशन ऑफ ऑल द साइकिल। ठीक है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ है। तो अच्छा, जब इन्होंने इसको इन्वेंट किया तो इसमें क्या था आपका, ये इट इज़ अ मोस्ट एफिशिएंट साइकिल। बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक पे कि इंटरव्यू में जब क्वेश्चन से पूछा जाता है कि जो कार्नोट साइकिल है वो क्या है, तो बच्चे वहाँ पे 100% एफिशिएंट बोल देते हैं कि इट इज़ 100, जो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है। तो इट इज़ रॉन्ग कंसेप्ट। ठीक है, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, बट इट इज़ एफिशिएंट, मतलब इसकी एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम होती है। नॉट 100% बट इट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि जो कार्नोट साइकिल है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी है। जितनी भी प्रेजेंट साइकिल्स हैं हमारी, उनमें से सबसे मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है वो कार्नोट साइकिल की है, बट नॉट 100%। ठीक है, तो एक तो कंसेप्ट ये था कि जो आपको क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि ये मोस्ट एफिशिएंट साइकिल है, नॉट 100%। ठीक है, क्योंकि कोई भी साइकिल या कोई भी इंजन जो भी हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, वो हम बना भी नहीं सकते क्योंकि क्या है, इन्वायरमेंट से हम कनेक्टेड होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जिसे हम लोग कभी भी एब्सोल्यूट आइसोलेट नहीं कर सकते अपनी साइकिल से। तो इसीलिए कोई भी साइकिल 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती, बट मोस्ट एफिशिएंट हाँ हम बोल सकते हैं कि हाँ, कार्नोट साइकिल जो है वो मोस्ट एफिशिएंट साइकिल थी अभी तक की, अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कवर किया जितनी भी साइकिल्स, तो उनमें से जो सबसे मोस्ट एफिशिएंट साइकिल है वो कौन सी है, कार्नोट साइकिल है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कार्नोट साइकिल। तो आप लोग देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड में मैंने कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम बना के रखा है। तो जनरली जो कार्नोट साइकिल है उसमें 4 प्रोसेस होते हैं हमारे। ठीक है, 4 प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं आपके आइसोथर्मल, ठीक है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और 2 प्रोसेस होते हैं आपके रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ठीक है, जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं इसमें आपकी क्या होती है, हीट एडिशन और रिजेक्शन। ठीक है, हीट एडिशन और जो रिजेक्शन होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। ठीक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होते हैं आपके वर्क इन और वर्क आउट। ठीक है, मतलब जो वर्क आप दे रहे हो और जो आउट बाहर जा रहा है वर्क, वो किस में होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में। तो आप लोग यहाँ पे पीवी डायग्राम देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से 2 जो है वो क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, और इसी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आपकी हीट भी क्या होती है, ऐड होती है। ये जो 2 से 3 आप देख रहे हैं, 2 से 3 क्या हो रहा है आपका, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और 3 से 4 क्या हो रहा है, दिस इज आपका ये क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन।
ठीक है। और आपका जो 4 से 1 है ये भी, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो जनरली इसमें क्या होते हैं, 2 प्रोसेस आपके एक्सपेंशन प्रोसेस होते हैं और 2 आपके क्या होते हैं, कंप्रेशन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। और इसी का अगर आप लोग क्या बना दिया जाए, टीएस डायग्राम, इसको टीएस डायग्राम में बना दिया जाए तो कुछ इसका ये इस तरीके से स्क्वायर शेप में आता है, जिसमें से 1 से 2 क्या दिखा रहा है आपको, 1 से 2 आपको क्या दिखा रहा है, एडियाबेटिक क्या दिखा रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस दिखा रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो एरो जो है आपका एक्सपेंड इधर की तरफ है, 2 की तरफ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज करती है। 3 से 4 देखो कंप्रेशन में एंट्रोपी हमेशा क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो इसीलिए 3 से 4 एरो मैंने इस तरीके से बनाया। तो ये था इसका रिप्रेजेंटेशन कार्नोट साइकिल का, हमारा पीवी डायग्राम विद टीएस डायग्राम, ठीक है। अच्छा, जो इसमें आपकी क्या मिलती है, आपकी एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ इसमें, तो दिस इज़ हायर, अगर ये टेम्परेचर इसको ले लेते हैं हम TH हायर टेम्परेचर, और इसको अगर हम ले लेते हैं लोअर टेम्परेचर, तो जो एफिशिएंसी होती है रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल की, ठीक है, वो क्या होती है 1 - TL/TH, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो एफिशिएंसी हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 1 - लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, क्योंकि जो साइकिल है हमारी 2 टेम्परेचर लिमिट के अराउंड क्या कर रही है, वर्क कर रही है। अच्छा, और जो ये टेम्परेचर हमें लिखना है वो ऑलवेज किस में लेना है, ऑलवेज इन केल्विन, ठीक है। जो टेम्परेचर है आपको वो केल्विन में लेना है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बात हुई हमारी किस चीज़ की, ये बात हुई हमारी साइकिल की, कि साइकिल हमारी दिखती कैसी, एफिशिएंसी। तो आप लोग कार्नोट साइकिल की डायग्राम हमेशा बनाने को आता है, एक्सप्लेन करने को आता है, तो आप ये बना सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है कि जो कार्नोट साइकिल है वो क्या है, रिवर्सिबल साइकिल, इट इज़ अ रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल साइकिल है। एक पॉइंट और याद रखने कार्नोट साइकिल का, इट इज़ अ मोस्ट एफिशिएंट साइकिल, ठीक है, मोस्ट एफिशिएंट साइकिल है। अच्छा, अब देख लेते हैं भाई ये जो साइकिल थी, इनमें से जितनी भी ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, तो ये कैसे निकली, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, तब इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जितनी भी साइकिल्स हैं वो सारी की सारी कार्नोट साइकिल से ही इन्वेंट की गई है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ये चारों प्रोसेस एक साथ कराना क्या है, इम्पॉसिबल थे। मतलब अगर इस पर रिसर्च चल रहा है, क्योंकि क्या है, एक प्रोसेस आइसोथर्मल है, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, और फिर एडियाबेटिक प्रोसेस, एकदम से एडियाबेटिक प्रोसेस कराना कोई भी, तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन कराना क्या थे, काफ़ी डिफिकल्ट थे। तो इसीलिए इसको हाइपोथेटिकल साइकिल बोला जाता है। ये कंसेप्ट दिया गया था, इस पर अभी तक कोई भी इंजन डेवलप नहीं हुआ हमारा, लेकिन क्या किया, साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, कुछ प्रोसेस इसमें से उठाए और कुछ प्रोसेस अपने ऐड किए और अपनी अपनी साइकिल बनाने लग गए। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस थे और उनसे क्या क्या बना, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम बात कर लेते हैं। अगर मैं क्या ले लूँ, 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ले लूँ, ठीक है, और इसमें मैं क्या ले लूँ, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम ले लूँ, तो ये कौन सी साइकिल होती है भाई, ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल ऐसे हुई, यहाँ से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस उठा लिए उन्होंने और उसमें अपने 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस लगा दिए, तो वो ऑटो साइकिल बन गई। अच्छा, अब फिर से 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक ले लिए मैंने, और साथ में मैंने क्या किया, 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ले लिए। कौन से, 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो ये साइकिल कौन सी है, दिस इज नोन एज ब्रेटन साइकिल, ठीक है, दिस इज नोन एज ब्रेटन साइकिल। तो ब्रेटन साइकिल में क्या होते हैं, आपके 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं और 2 रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एक और बार, फिर से हमने क्या किया, 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ले लिए यहाँ के, ठीक है, और इसमें क्या किया मैंने, एक तो ले लिया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और एक ले लिया कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो अगर ये वाली साइकिल मिलके, तो ये कौन सी होती है भाई, सबको पता है, दिस इज नोन एज डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल आ गई हमारी, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डीजल साइकिल, उसके बाद अब आइसोथर्मल से देख लेते हैं कौन कौन सी साइकिल। अगर मैं क्या ले रहा हूँ, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल ले लिए और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ले लिए मैंने, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, दिस इज नोन एज स्ट्रेलिंग साइकिल, स्ट्रेलिंग साइकिल। अच्छा, फिर अगर मैंने क्या ले लिया, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल ही रखा मैंने
और मैंने क्या ले लिया, 2 कांस्टेंट प्रेशर ले लिया साथ में। कौन से? 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो ये कौन सी साइकिल हो जाएगी? दिस इज नोन एज एरिक्सन साइकिल। ठीक है, एरिक्सन साइकिल। अच्छा, तो देखिए इस तरीके से आपका ये एक शॉर्ट फॉर्म भी मैंने बता दिया कि अगर आपसे, क्योंकि जनरली इंटरव्यूज़ में आप लोगों से साइकिल्स का पूछा जाता है कि भाई बताओ ब्रेटन साइकिल में कितने प्रोसेस होते हैं, ऑटो साइकिल में कितने होते हैं, डीजल, तो ये जनरली एक स्टैंडर्ड है। तो इस तरीके से देखिए कंसेप्ट साइंटिस्ट आते गए और उन्होंने अपने कॉम्बिनेशन बिठाए इस साइकिल के साथ और अपनी एक साइकिल बना के दे दी। तो इस तरीके से हेल्पफुल, मतलब कार्नोट साइकिल एक तरीके से इसीलिए बेस माना जाता है क्योंकि इसी के कुछ प्रोसेस उठाए, कुछ उन्होंने अपने ऐड किए और नई साइकिल इन्वेंट कर दी। तो होप आपको कार्नोट साइकिल समझ में आ गई होगी कि कार्नोट साइकिल कैसे बनती है। फॉर्मूला मैंने लिखाई दिया था, क्या होती है, किस साइंटिस्ट ने दी थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ और कार्नोट थ्योरम हम देख लेते हैं। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको कार्नोट साइकिल में कि कार्नोट साइकिल पॉसिबल क्यों नहीं है अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि क्या है, एडियाबेटिक और रिवर्स आइसोथर्मल प्रोसेस कराना एक साथ, इट इज़ इम्पॉसिबल टू, अभी तक कोई इंजन ऐसा बना नहीं है कि कोई मतलब ऐसे एक साथ रिवर्सिबल एडियाबेटिक और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एक साथ करा ले। ठीक है, तो इसीलिए ये साइकिल अभी तक बनी नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसे हाइपोथेटिकल साइकिल बोला जाता है। अब चल लेते हैं कार्नोट थ्योरम की तरफ कि कार्नोट थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो कार्नोट थ्योरम देख लेते हैं। तो कार्नोट ने 2 थ्योरम दी थी जनरली इसको। ठीक है, तो कार्नोट ने मेरी थ्योरम दी थी, 2 थ्योरम दी थी, तो दोनों थ्योरम देख लेते हैं। तो पहली थ्योरम, थ्योरम 1 देख लेते हैं, ये क्या बोलती है। तो मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो थ्योरम 1 क्या बोलती है, वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल engine is always greater than the efficiency of irreversible engine। ठीक है, irreversible engine। तो ये तो थी इसकी थ्योरम। क्या बोला था कार्नोट ने थ्योरम 1 में, उसने क्या बोला, अगर आपके कोई 2 इंजन है, एक रिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल है, डायग्राम से समझा देता हूँ मैं, यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ इसके। तो अगर कोई ऐसा इस तरीके से टेम्परेचर ये T1 ले लिया, ये मैंने एक क्या ले लिया, ये रिवर्सिबल इंजन ले लिया। ठीक है, और एक इंजन और ले लिया। ठीक है, IR से डिनोट कर रहा हूँ इसको, दिस इज़ अ इरिवर्सिबल इंजन। और दोनों के दोनों इंजन अगर क्या है, टेम्परेचर लिमिट आपने सेम रखी है। ठीक है, टेम्परेचर लिमिट आपने क्या रखी है, सेम रखी है। ठीक है, टेम्परेचर लिमिट आपने क्या रखी है, सेम रखी है। तो क्या होता है आपका कि जो एफिशिएंसी होती है, ठीक है, एफिशिएंसी जो होती है किसकी, रिवर्सिबल इंजन की, वो क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर होती है। ठीक है, क्या बोलता है थ्योरम 1, जो एफिशिएंसी है रिवर्सिबल इंजन की, ऑलवेज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल इंजन। तो एक तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और एफिशिएंसी आपकी बड़ी कब होगी, जब आपका जो वर्क होगा रिवर्सिबल का वो ग्रेटर होगा इरिवर्सिबल से, और जो हीट सप्लाई आप दे रहे हो QR रिवर्सिबल इंजन का, वो क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए Q जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, हीट सप्लाई जो कर रहे हो रिवर्सिबल इंजन में, दिस, ये हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और इससे किससे, इरिवर्सिबल इंजन से। तो आपको ये कॉलरी आपको क्या करनी है, एज इट इज़ याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि कार्नोट थ्योरम क्या थी। तो कार्नोट थ्योरम की 2 थ्योरम थी, जिसमें से एक थ्योरम ये है, और इस थ्योरम में क्या बोला गया है कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट में आपके 2 इंजन कौन कौन से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजन वर्क कर रहे हो, तो जो एफिशिएंसी होगी हमेशा रिवर्सिबल इंजन की वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। और अगर एफिशिएंसी ग्रेटर है तो आपको अब पता है कि हीट सप्लाइड जो हो रही होगी रिवर्सिबल में वो कम हो रही होगी एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल इंजन, और जो वर्क आउटपुट मिल रहा होगा रिवर्सिबल के केस में वो ज़्यादा मिल रहा होगा। तो आपको ये तीनों पॉइंट क्या करने हैं, ये थ्योरम 1 ने दिया था, तो ये कंडीशन आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है,
दूसरी थ्योरम की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। तो देख लेते हैं दूसरी थ्योरम क्या बोलती है। ये डायग्राम मैं नहीं मिटा रहा हूँ। अब थ्योरम सेकेंड हम देख लेते हैं कि थ्योरम 2 क्या बोलती है। ठीक है, तो ये क्या बोलती है, वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट the efficiency of all reversible engine are सेम। ठीक है, अब क्या हो गया, अगर कोई भी एक से ज़्यादा कोई रिवर्सिबल इंजन है, ठीक है, ये रिवर्सिबल इंजन 1 हो गया, दिस इज़ रिवर्सिबल इंजन 2 हो गया, ठीक है, ये रिवर्सिबल इंजन सेकंड हो गया। तो वो क्या बोल रही है कि अगर टेम्परेचर लिमिट सेम है, T1 T2 अगर सेम है आपके, मतलब टेम्परेचर लिमिट जो वर्किंग कंडीशंस हैं दोनों इंजन के लिए, और दोनों इंजन कौन से, रिवर्सिबल इंजन के लिए, तो दो अगर रिवर्सिबल इंजन है हमारे पास और उनकी जो वर्किंग कंडीशन लिमिट है, टेम्परेचर लिमिट, वो सेम है, तो क्या होता है कि जो एफिशिएंसी होती है दोनों इंजन्स के लिए, ठीक है, जो एफिशिएंसी होती है दोनों इंजन के लिए वो क्या होगी, सेम होगी। दोनों रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। कुछ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो एफिशिएंसी होती है ना रिवर्सिबल इंजन की, ठीक है, वो हमेशा फंक्शन होती है, इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपसे कोई बोल दिया जाए कि भाई पैरामीटर्स बताओ जिसमें कि आपके जो रिवर्सिबल इंजन है वो डिपेंड करता है, तो एफिशिएंसी हमेशा जो डिपेंड करती है रिवर्सिबल इंजन की वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है, बाकी चीज़ें अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं उसमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर लिमिट को चेंज करते हैं तो एफिशिएंसी जो होगी रिवर्सिबल इंजन की वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, और जो आपका ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि जो एफिशिएंसी होती है रिवर्सिबल इंजन की वो किसी भी डिज़ाइन कंस्ट्रेंट, मतलब किस तरीके का आप इंजन बना रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, डिज़ाइन कंस्ट्रेंट पे डिपेंड नहीं करती और वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, डज नॉट डिपेंड ऑन डिज़ाइन कंस्ट्रेंट एंड वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, तो इन पे डिपेंड नहीं करती, डिज़ाइन कंस्ट्रेंट और वर्किंग फ्लूइड पे नहीं डिपेंड करेगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, रिवर्सिबल इंजन की टेम्परेचर पे आपकी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये थी आपकी कार्नोट साइकिल और कार्नोट थ्योरम। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कार्नोट थ्योरम क्या थी और कार्नोट साइकिल क्या थी। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपके एंट्रोपी के बारे में और क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।